Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and we have reached to this 23rd lecture in the World History series. I hope आपको World History series के lectures अच्छे लग रहे हैं and you are gaining out of it. That is the whole sole purpose of doing all this. Uh, इस टाइम पीरियड पे जो हम बात कर रहे हैं हम इस टाइम अगर एक ब्रॉडर टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इंटर वॉर ईयर्स की. इंटर वॉर ईयर्स मीन्स 1919 से लेके 1939 तक यूरोप और एशिया में जो भी डेवलपमेंट हुए. ऑल्दो फोकस हमारा जो रहेगा जो है इसमें वो है रशिया पे. तो हमने रशियन रेवोल्यूशन को आई थिंक 3 लेक्चर्स की सीरीज में इन डिटेल देखा, प्लस हमने एक वीडियो किया था ऑन द राइज ऑफ सोवियत यूनियन. देन उसके बाद हमने देखा फैसिज्म को, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिज्म. आज हम बात करेंगे स्टालिन की. फैसिज्म में हमने बात की थी मुसोलिनी की. so this is your video number 23. उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जापानीज इंपीरियलिज्म की. that will वीडियो नंबर 24. फिर हम बात करेंगे हिटलर की. that will वीडियो नंबर 25. so ये सारी एक्चुअली वो फोर्सेस थी, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में इस दौर में इम्पैक्ट डाला. और ये कहीं ना कहीं ये जो सारा कहना चाहिए ना, ऑल दिस स्पाइसेस एडेड अप एंड व्हाट वाज कुक्ड वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू को देखेंगे. उसके बाद वर्ल्ड आफ्टर जो हम बात करते हैं जो बाइपोलर वर्ल्ड होगा, कैपिटलिज्म एक तरफ होगा, कम्युनिज्म एक तरफ होगा, और इसका जो इम्पैक्ट होगा यूएसएसआर और यूएसए में, एंड दैट विल बी नोन एज कोल्ड वॉर. हम उसके बाद कोल्ड वॉर को देखेंगे एंड द इवेंट्स विच विल फॉलो. अपार्ट फ्रॉम कोल्ड वॉर हम एक और टॉपिक जो एग्जाम में आता है विच इज इम्पोर्टेंट, दैट इज चाइनीज कम्युनिज्म. अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रिसेंटली हमारा जो है चाइना के साथ टसल चल रहा है. तो आई होप मेंस में इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हम चाइनीज कम्युनिज्म को इन डिटेल देखेंगे, समझेंगे. उसके बाद मिडिल ईस्ट क्राइसिस को देखेंगे. एंड द इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक टेररिज्म एंड 9/11, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज रफली योर syllabus left for the world history. I'm sorry, not the world war, world history. Or I think till this point roughly 70% syllabus is over. 30% बचता है, तो we'll try to cover up as soon as possible. Now this is about myself. जो लोग पहली बार देख रहे हैं, I'll request them, आप पीछे के जो हमारे लास्ट वीडियोस हैं इस पूरी सीरीज के, उसको भी कंटिन्यू देखें, सो दैट यू कैन गेट एन होलिस्टिक व्यू. सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ, माई academics, my experience and work experience and academic status. Now let us begin this video. आज के वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं स्टालिन की. तो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? क्वेश्चन इसी तरीके के कुछ आएंगे. डिस्क्राइब द impact of Stalin's 5-year plans, or rather economic policy. How Stalin tried to control people's thought in Soviet Union. इसका जवाब हम आज की वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे. What were the communist changes to the Soviet society? क्योंकि इससे पहले लेनिन थे और लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं. तो लेनिन के जो सोवियत का कंसेप्ट था और स्टालिन का जो सोवियत कंसेप्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. एंड द फॉरेन पॉलिसी अंडर स्टालिन. कोशिश करेंगे हम इन सवालों का जवाब ढूंढें आज की वीडियो में. बिफोर अगेन हम आगे बढ़ें, हम कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो ध्यान रखनी है. सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि ये जो 5-year प्लान था उसको नाम दिया गया कमांड इकोनॉमी का. जहाँ पे एक ऐसी इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां जितने भी गवर्नमेंट बेसिक इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेते हैं.
ये बिल्कुल ऑपोजिट है इंडिकेटिव प्लानिंग का। आपने इकोनॉमी में प्लानिंग पढ़ा होगा। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग में एक है इंडिकेटिव प्लानिंग, और ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है इंडिकेटिव प्लानिंग का, क्योंकि वहां सिर्फ एक इंडिकेशन दिया जाता है एंड द रेस्ट इज लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस और द प्राइवेट प्लेयर्स। लेकिन यहाँ हर चीज इवन लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को कहना है कि टू व्हीलर्स की सेल्स बढ़ानी है फॉर एग्जांपल, तो जो इंडिकेटिव प्लानिंग होगी वहां पे, या जो एक कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट है, फ्री सोसाइटी, फ्री इकोनॉमी जो होती है, वहां पे क्या होगा, क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, लेट्स से टैक्सेस ऑन लेट्स से टू व्हीलर्स जो है वो कम कर दी जाएंगे, या सब्सिडी दे दी जाएगी, या जो स्पेयर पार्ट्स हैं या जो रॉ मटेरियल है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको चीपर बना दिया जाएगा। एनीथिंग डायरेक्टली ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं यू शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टू व्हीलर्स, ये कहीं नहीं कहा गया। यहाँ पे क्या होता है, कमांड इकोनॉमी में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेट्स से पहली चीज तो यहाँ पे कहीं ना कहीं परमिट या कोटा सिस्टम जिसे हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट भी करता था, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बजाज। ठीक है, बजाज के पास कोटा है कि वो एक साल में 10,000 स्कूटर्स प्रोड्यूस कर सकता है। अब गवर्नमेंट को टू व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ये क्या कहेगा कमांड इकोनॉमी के अंदर कि नाउ यू कैन प्रोड्यूस 12 की, दैट्स इट, देयर इज नथिंग, कोई टैक्स, सब्सिडी, स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स, किसी की बात नहीं हो रही, कोई मार्केट सिस्टम की बात नहीं हो रही। सिर्फ एक सरकारी आदेश आ जाएगा, एक सरकारी हुक्म आ जाएगा कि ये जो है बदल जाना चाहिए। सो ये कमांड इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। फिर अब बात आती है कलेक्टिव्स की। कलेक्टिव्स उनको कहा जाता था जिसको आज के मॉडर्न टर्म्स में हम कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। तो उस दौर के रशिया में, उस दौर के सोवियत यूनियन में उसे कलेक्टिव्स कहा जाता था। दे वर लार्ज फार्म्स ऑपरेटेड बाय पीजेंट्स एज अ ग्रुप। गुलाग्स, दे वर नोन एज द वेल्दी फार्मर्स। गुलाग एक लेबर कैंप था जहाँ पे जो कोई भी एक्चुअली एक लेबर जो है रिवोल्ट करेंगे स्टालिन के खिलाफ आगे चल के, तो वो जो लोग हैं उसके वहाँ पे इन सबको एक तरीके से डिटेंशन कैंप था, कंसंट्रेशन कैंप आप समझ सकते हो, जो लेबर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए। सोशलिस्ट रियलिज्म, दिस वॉज एन अटेम्प्ट, एक्चुअली ये स्कूल्स के थ्रू हुआ, ये टेक्स्ट बुक्स, आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर, मूवीज, इनके थ्रू इस सोशलिस्ट रियलिज्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से, मतलब क्योंकि एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, एक काउंटर नैरेटिव चल रहा था इस सोशलिज्म का, एंड दैट वाज कैपिटलिज्म। एंड नो डाउट कैपिटलिज्म में जो प्रॉफिट और जो चीजें दिखाई जाती हैं, दे आर क्वाइट यू नो, तो कहना चाहिए ना कि वो बड़े अच्छी तरीके से पॉम्प एंड शो के साथ दिखाई जाती है। यहाँ पे इसको काउंटर कर, उस काउंटर नैरेटिव को, या वो जो कैपिटलिज्म कहता था कि नहीं सोशलिज्म एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, उसको काउंटर करने के लिए एक पॉजिटिव और एक होप और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये किया गया, जिसे सोशलिस्ट रियलिज्म कहा गया। Then Russification. Now, what was this Russification? As I've told you in the video, in that video where we talked about USSR. So USSR was a federation of republics. तो इसमें कौन कौन थे, रफली, मतलब दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो रशिया तो था ही, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सो ऑन, देयर इज अ लॉन्ग। लेकिन ये जो रूसिफिकेशन था, यहाँ पे इन लोगों के ऊपर, अदर देन जो नॉन रशियन फेडरेशन और जो लोग थे, क्योंकि दे वर द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, तो जो सोवियत यूनियन के बाकी लोग थे, बाकी कंट्रीज थी, या जो बाकी रिपब्लिक्स थे, उनके ऊपर रशियन कल्चर को इंपोज करना या उस चीज को प्रमोट करना, दैट वाज नोन एज रूसिफिकेशन। कॉमन टर्म, इन्होंने, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो फैसिज्म था वो नेशनलिज्म की बात करता था, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट या जो ये कम्युनिज्म था, ये इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात कर रहा था। ये अपने आप को महदूद नहीं रख रहा था एक किसी देश में, किसी मुल्क में, तो ये एक इंटरनेशनल ग्रुप था कि ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है इसको एक वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये कहलाया कॉमन टर्म। ये कुछ टर्म्स हैं
अब सवाल है कि हाउ डिड स्टालिन ट्रांसफॉर्म द सोवियत यूनियन इनटू टोटलिटेरियन स्टेट। तो जो हमने ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड में जितने सवाल थे उसका हम एक ओवरऑल जवाब ढूंढने की यहाँ कोशिश करेंगे। होता क्या है, कहानी अब यहाँ से शुरू होती है कि 1924 में लेनिन की डेथ होती है। स्टालिन स्टालिन जो है वो पावर में आते हैं। He began to plan ruthlessly to control Soviet Union and its people, क्योंकि इनका कहना था कि लोगों को जो है ना, मतलब अगर आपको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना है, या वो जो कॉमिंटर्न की बात थी, या वो जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, वो सिर्फ इतने जो लेनिन के या जो एक अप्रोच थी, फिर भी थोड़ा सा एक सॉफ्ट अप्रोच थी, उससे नहीं होगा। यू हैव टू बी रूथलेसली, देयर शुड बी अ टोटलिटेरियन स्टेट। सो how he did that? He did that through a series of 5-year plans, forced labor and forced collectivization. स्टालिन ने क्या किया, वो जो रशियन कम्युनिस्ट विजन था टोटलिटेरियन स्टेट का, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि लेनिन ने क्या कहा था, आई एम अ डिक्टेटर ऑफ प्रोलेटेरियट्स, आई एम अ डिक्टेटर ऑफ प्रोलेटेरियट्स। Soviet Union under Stalin became a totalitarian state that controlled by a powerful and complex bureaucracy. तो यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है? यहाँ पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है। लेनिन का क्या कहना था? लेनिन का कहना था आई एम अ डिक्टेटर ऑफ प्रोलेटेरिएट। मैं डिक्टेटर तो हूँ, लेकिन मैं किसके लिए, किसका हूँ, किस किस समाज से आता हूँ? मैं मजदूरों के और किसानों वाले समाज से आता हूँ। और इस चीज को, ब्यूरोक्रेसी का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया किसने? स्टालिन ने। इसने क्या किया, जितने भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी गवर्नमेंट के अंदर, सब कुछ जो है हमने जो कमांड इकोनॉमी में पढ़ा, वो इसने एस्टैब्लिश की, विच वाज एन एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम, एन एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम। 1928 से 1939 के बीच देयर वाज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन सोवियत यूनियन। लार्ज फैक्ट्रीज बनती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनते हैं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑयल कोल और स्टील प्रोडक्शन बढ़ता है, माइनिंग बढ़ती है, न्यू रेल रोड्स बनते हैं, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड, ऐसा लग रहा था। प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। देखो यहाँ कहीं भी कंप्यूटर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ कहीं भी जो एक स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी बात नहीं हो रही है, कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ कि लार्ज फैक्ट्रीज होनी चाहिए, पावर स्टेशन होने चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर बसने लगे, ऑयल कोल और स्टील प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाने लगा, माइनिंग बढ़ गई, नए रेलवे। तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स जो है वो क्या होने लगे, स्केर्स होने लगे, वो कम पड़ने लगे, वेजेस वर लो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स्ड लेबर शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि ये सब क्या था, ये सब उस कमांड इकोनॉमी का पार्ट था। वर्कर्स वर फॉरबिडन टू स्ट्राइक, ये भी खत्म हो गया। जबकि अगर देखा जाए तो रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत में जो वर्कर्स आए थे, और या जिन वर्कर्स ने उस चीज को शुरुआत की थी, उसकी शुरुआत ही स्ट्राइक और इस तरीके के एजिटेशंस और मूवमेंट से हुई थी, तो उसी को खत्म कर दिया। वर्कर्स मूवमेंट्स वर रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि उनको पता था कि ये वर्कर्स अगर यूनाइट हो गए तो फिर से एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो ऑलरेडी उन्होंने जो हो सकता था, जो बुरा हो सकता था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। स्टालिन ऑल्सो ब्रॉट एग्रीकल्चर अंडर हिज कंट्रोल बट एट अ टेरिबल कॉस्ट। तो यहां पे ये जो कमांड इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, उसने ना सिर्फ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लेकिन उसने एग्रीकल्चर को भी अपने अंडर लाने की कोशिश की, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। कैसे नुकसान हुआ? पीजेंट्स हैड टू फार्म ऑन स्टेट ओन्ड फार्म्स और कलेक्टिव्स। अभी हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, कलेक्टिव्स क्या थे कि वो एक लार्ज फार्म थे जहां पे ग्रुप ऑफ पीजेंट्स जो है वो काम करते थे, उनका लैंड। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिर्फ उनके घर और उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है, उसका ओनर कौन होगा? पीजेंट होगा। लेकिन जो लाइफ स्टॉक है, लैंड तो था ही स्टेट का, लाइफ स्टॉक और टूल्स तक उन्होंने अपने अंडर में, अपने स्टेट कंट्रोल में ले लिए। स्टेट क्या करने लगा? प्राइस सेट करने लगा, और प्राइस तो सेट करने ही लगा, लेकिन वो जो सप्लाईज थी, उन सप्लाईज को भी
कंट्रोल किया जाने लगा। मतलब कितना, लेट्स से गेहूं की अगर हम बात करें, व्हीट की बात करें, हाउ मच व्हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, यू नो, हाउ मच विल बी द प्राइस। देयर आर, लेट्स से हम इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर समझे, जैसे हम या रशिया की भी हम बात करें तो डिफरेंट नेशनैलिटीज थी, किस नेशनैलिटी को कितना या किस एरिया में कितना सप्लाई होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग वाज अंडर द स्टेट कंट्रोल। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ, क्योंकि ये तो कर चुके थे ना, ये पहले भी कर चुके थे, यहाँ पे क्या किया, पीसेंट्स ने रिबेल कर दिया। लेकिन स्टालिन वाज नॉट जार निकोलस, स्टालिन वाज स्टालिन, और ब्रूटल फोर्स जो है वो अप्लाई की इनके ऊपर। ही बिलीव दैट द कोलाक्स मींस जो ये वेल्दी फार्मर्स का ग्रुप था, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस। तो इन्होंने क्या किया, उनको अरेस्ट किया, उनको जो है लैंड और सब चीजें उनकी सीज कर ली और उन्हें लेबर कैंप्स में भेज दिया। और इस सब जो पर्ज हुआ, ये सारी चीजें जो हुई, इसमें हजारों लोग मारे गए। तो नाउ ये एक्ट बताता है कि ये एक स्टालिन हैज इट्स ओन वर्जन ऑफ communism. Stalin has its own version of communism. ये यहाँ नहीं रुकते, जो भी मतलब जैसे लेट्स से एक सरकारी फरमान आता है, ठीक है, और उसमें जो नहीं, और उसको इम्प्लीमेंट कर, देखो डेमोक्रेसी में क्या है कि एक सरकारी आदेश आएगा और उसमें लिखा होगा नहीं मानने पे आपको ये सजा, ये जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, सीक्रेट पुलिस का यूज किया, टॉर्चर, वायलेंट पर्जेस टू इंश्योर एविडेंस की नहीं। एक होता है कानून का किसी चीज को शेप में रखना, और एक्चुअली कानून का मकसद ही यही है किसी भी सोसाइटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन कह लो या कानून कह लो, उसका पर्पस ही यही है कि उस समाज के अंदर पहली चीज क्या सही है और क्या गलत है, इसका डिफरेंशिएशन हो सके और समाज शेप में रहे कि भैया इस पर्टिकुलर जगह पे कत्ल करना मना है और कत्ल करने पे ये सजा है। लेकिन वहीं कई जगह आप देखोगे कि एज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस के नाम पे कई चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये कानून के अंदर मेंशन है, कब कत्ल को पर्पसफुल माना जाएगा, कब उसको एक्सीडेंटल माना जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीगल टर्म्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो ये डेमोक्रेसी में है, लेकिन यहां डेमोक्रेसी नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी। इन्होंने क्या किया, नहीं, इन्होंने बोला कानून है तो मानना तो पड़ेगा, नहीं मानोगे तो वी हैव टॉर्चर, वायलेंट सब हम actually there were certain genocides also in this time period in Russia. Then the terror famine of 1932. It was a result of government's effort to rid the lands of the Polacks and eliminate peasant resistance. तो उसकी वजह से क्या हुआ, peasants ने cultivation जो है वो कम किया, and ultimately 5 to 8 million people died in Ukraine alone. And then he, you know, launched the Great Purge, where he targeted former communist army heroes, industrial managers, writers, and ordinary citizens. He staged a series of spectacular show trials to force false confessions. मतलब बिल्कुल कहना चाहिए ना, प्रॉपर डिक्टेटरशिप जो है वो अप्लाई हो गई। स्टालिन यूज्ड प्रोपेगेंडा टू अपीयर लाइक गॉड, मतलब अब स्टालिन जो है खुद को खुदा मानने लगा और प्रोपेगेट भी करने लगा। आई वाज लिसनिंग टू सम इंटरव्यू एंड बड़ा अच्छा उसमें कहानी थी स्टालिन की, कि क्योंकि ये प्रोपेगेंडा यूज कर रहे थे, और जब भी लेट्स से थिएटर्स होते थे रशिया में, मॉस्को में, तो उससे पहले जो है, मतलब मूवी के स्टार्ट में या ड्रामा के स्टार्ट में और उसके एंड में दोनों टाइम स्टालिन की फोटो आती थी, और स्टालिन और जो लोगों को है उसको खड़े होकर सल्यूट और रिस्पेक्ट देना पड़ता था। डिक्टेटरशिप थी, क्योंकि I heard it somewhere, and एक बार हुआ स्टालिन was going somewhere, he was in his, जनरली स्टालिन जो यूनिफॉर्म में रहते थे, लेकिन उस दिन वो सिविल ड्रेस में थे और उनकी गाड़ी खराब हो गई, देयर वाज अ नियर बाय थिएटर। तो उस थिएटर में उन्होंने पूछा तो बोले सर टाइम लगेगा। ऑब्वियसली व्हाट्सएप, फेसबुक और इतना फास्ट कम्युनिकेशन तो था नहीं,
1920s और 30s की बात है। तो ही थॉट दैट जब तक ठीक होता है वॉच द मूवी, तो चुपके से जाके वो खामोशी से बैठ गए। अब क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे, या जो उनका जो एक रेगुलर टायर था उसमें नहीं थे, तो वो बैठ गए, किसी ने उन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं किया। एंड देन द मूवी एंडेड इन दैट थिएटर। मूवी एंड हुई तो स्टालिन का फोटो आया, एंड द रूल वाज कि सबको खड़े होना है। अब स्टालिन इस कश्मकश में बैठे रह गए कि मैं अपनी फोटो के आगे खड़े हूं कि नहीं हूं। एंड कहा जाता है कि लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया और स्टालिन पीट दिए गए। एक्चुअली डिक्टेटरशिप का अंत ऐसे ही होता है। आप दुनिया के किसी डिक्टेटर को देखो, किसी डिक्टेटर को देखो, उसका एंड ऐसा ही हुआ है। हिटलर कमिटेड सुसाइड, मुसोलिनी को सर काट के जो है वो, मुसोलिनी को जो है मार के जो है चौराहे पे टांग दिया गया। मॉडर्न टाइम्स में देख लो, जितने डिक्टेटर हुए, मिडिल ईस्ट में जितने लॉन्ग टर्म डिक्टेटर चलते हैं, उनका क्या हुआ। So this is the, see, whenever suppression for a longer time will lead to severe resistance, जितना ज्यादा सप्रेस करोगे, जितना ज्यादा जो है उस चीज किसी किसी इंसान की हक को, किसी इंसान के राइट्स को, उसको दबाएंगे आप ना। डिक्टेटर्स यही तो करते हैं। उतना ज्यादा रिटेलिएट करेगा, उतने ज्यादा इंटेंसिटी से वो रिटेलिएट करेगा, क्योंकि एक पॉइंट उसे ऐसा लगेगा कि नाउ आई हैव नथिंग टू लूज। भाई मेरे राइट्स चले गए, लेट्स से मुझे सेकंड ग्रेड का सिटीजन बना दिया गया, या मेरी बात को जो है मतलब सप्रेस किया जाने लगा, आई एम देयर इज नो फ्रीडम लेफ्ट, कंसंट्रेशन कैंप्स बना दिए गए, तो उसके पास बचा क्या। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एथिज्म बिकेम एन ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी। चाहे वो कैथलिक हो, जूइश हो, इस्लामिक हो, हर तरीके की टीचिंग को सप्रेस किया गया, मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन कर्टेल कर दिया गया। इम्पोज किया जाने लगा कि जैसे रशियन लैंग्वेज हैज टू बी यूज्ड इन ऑल स्कूल एंड बिजनेसेस। स्टालिन रिक्वायर्ड आर्टिस्ट की जो है, आर्टिस्ट और राइटर्स जो है वो इस तरीके का काम करें, इस तरीके की आइडियोलॉजी को अपने काम में रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि हमने सोशलिस्ट रियलिज्म की बात की थी। सो गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट सिर्फ उस प्रोपेगेंडा को कंट्रोल नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट जो है बुक्स को, म्यूजिक को, आर्ट को, सबको कंट्रोल किया जा रहा था। बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पे आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया है। There's a series on National Geographic, I guess, inside North Korea or something like that. Watch that if you have time. आपको लगेगा कि मतलब everywhere, you know, everywhere, whatever Kim Jong Un is doing, everyone has to follow the same totalitarian government. अब ये देखने की बात होती है कि किसी भी ऐसे समाज में जहाँ इस तरीके का कहना चाहिए उत्पीड़न है, बिल्कुल अगर क्लीश हिंदी में कहा जाए, जहाँ इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है ना, वी हैव टू सी कि वो लोग प्रोटेस्ट कब करते हैं। करेंगे, आज नहीं करेंगे, 50 साल बाद करेंगे, सदियों बाद करेंगे, एक पॉइंट तो आएगा। अरब स्प्रिंग क्या था? ट्यूनीजिया का एक सब्जी वाला खुद को आग लगा लेता है और पूरा अरब उससे जल उठता है। और जहां जहां डिक्टेटरशिप थी वहां वहां इसका असर हुआ। दैट वाज द अरब स्प्रिंग, अगेन द टोटलिटेरियन रिजीम। सीरिया में क्या हो रहा है? टोटलिटेरियन रिजीम है, एग्जिस्ट कर रही है। कोरिया में देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया में टोटलिटेरियन रिजीम है। लीबिया में थी, ट्यूनीसिया में थी, इजिप्ट में थी, इराक में थी, सब खत्म होते गया, क्योंकि दुनिया में अब एक ट्रेंड चला हुआ है मॉडर्न डे में। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा सा समझें, कि हर कंट्री प्रिटेंड तो ये करना चाहती है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हर कंट्री प्रिटेंड करना चाहती है आज के टाइम पे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम ह्यूमन राइट्स को वैल्यू करते हैं, लेकिन बावजूद इसके देयर आर various totalitarian governments which are actually operating, and the same was with Stalin. तो वो सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करना था, लोगों की सोच को कंट्रोल करना था, अल्ट्रा नेशनलिज्म। और यहां तो कुछ और फैसिज्म कर रहा था नेशनलिज्म की बात।
ये कुछ और ही कर रहे थे, ये सारा पावर जो है, सारी चीजें जो है अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे थे, एंड दे वर प्रोपगेटिंग दैट कम्युनिस्ट आइडिया. Stalin created a society where very few elite groups emerged as a new ruling class. Elites थे, और अब क्या हुआ, वापस वो फ्यूडल एक जो हमने माइंडसेट देखा था ना स्टार्टिंग में, वो चीज फिर से आने लगी. एलिट्स आने लगी और जनरल पॉपुलेशन हो गई. Elites had privileges unavailable to the rest of the population. They lived in the best apartments, shops and special stores. Now आप इसको मॉडर्न फ्यूडल सोसाइटी कह सकते हैं, क्योंकि अब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है ना, दूसरी चीजें भी हैं. तो जैसे हमने देखा था कि जो मिडिल एज यूरोप था, वहां पे क्या था, वहां पे वो कैसल होता था, वो इन होता था, जहाँ पे वो जो भी क्लर्जी थी या जो नोबल्स थे वो रहते थे, उनको स्पेशल टैक्स नहीं देते थे. तो वो सारी चीजें यहाँ किसको मिलने लगी, एलिट्स को मिलने लगी. और ये एलिट्स कौन थे, दे फॉर्म दैट कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी, those who were near to the government. जनरल पॉपुलेशन कुछ तो था जो उनको कम्युनिज्म के पहले नहीं मिल रहा था. जैसे जब कम्युनिस्ट स्कूल्स व फ्री स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल क्लासेस उनके बच्चों के लिए जो है वो, मतलब जनरल पॉपुलेशन को कम्युनिज्म से फीड किया जाने लगा. Between 1917 and 1939, Soviet Union's foreign policy actually focused on spreading communism and revolution throughout the world. Lenin formed the Comintern and a worldwide communist organization that aided revolutionary groups throughout the world. So ये कहा जा सकता है कि जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी थी, अभी यहाँ पे हम वर्ल्ड वॉर व्हाट वर लाइक, जैसे जो नॉन एग्रेशन पैक्ट था विद जर्मनी, वो हम अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज में देखेंगे कि क्या हुआ. क्योंकि जब तक हम यहाँ पे इन अगर आप कहें कि 4 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने की बिफोर वी स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 2, नंबर 1 इज fascism, Nazism, communism and Japanese imperialism. अगर आप इन चारों चीजों को समझ जाएंगे तो यू कैन इजीली रिलेट टू दिस, दैट इज कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. सो यहाँ पे अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा अगर हम आइसोलेशन में देखें, नॉट गोइंग इनटू वर्ल्ड वॉर 2, तो यहाँ पे जो इनकी फॉरेन पॉलिसी, इट वाज लार्जली बेस्ड ऑन द आइडिया टू spread communist ideology, throughout world. और इनको लगा भी था कि फॉरेन सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं उनको हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में अगर हम, या अपने कम्युनिज्म को हम वहाँ अगर ले जाएंगे तो डेफिनेटली हम उनको जो है कहना चाहिए, हम हमारा जो ये कम्युनिज्म का या जो सोशलिज्म का आइडिया है या जो सोशलिज्म की थॉट प्रोसेस है, इसको हम पूरी दुनिया में स्प्रेड कर सकते हैं. यहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की थी. आई एम स्टॉपिंग, चाहे वो फैसिज्म हमने पढ़ा हो, चाहे कम्युनिज्म, या अभी हम नाजिज्म हो, जापानीज इंपीरियलिज्म, जो भी हम आगे पढ़ेंगे आने वाले 2 वीडियोस में, आई विल स्टॉप दैट एट 1939 ओनली. क्योंकि स्टालिन की कहानी तो इसके बाद भी चलेगी. लास्ट ईयर्स ऑफ स्टालिन हम देखेंगे, how that will, what was his role in Cold War. Lekin at this point we are just talking about the interwar years. I hope you like this video. This is it for now. Next video will be on Japanese imperialism, so do watch that, because Japan was a major power and actually the only imperial power in Asia at that point of time. और उसका बहुत बड़ा रोल था वर्ल्ड वॉर 2 में.
So वो क्या था? We'll see in the next video. Till then, have a great time at home. Stay safe, stay healthy, and don't forget to like the video. Thank you so much.